चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अभी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि आज तो पहले चरण का चुनाव था, मतदान था और अभी ये आरोप प्रत्यारोप के दौर और बढ़ने वाले हैं। लेकिन मिजोरम और छत्तीसगढ़ का समीकरण क्या कुछ कहता है, समझने की जरा कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। नितेश चौरसिया जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुकेश त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इकराम संधू जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश त्यागी जी, मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, चिंता की लकीरें झलक रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस लगातार इस बात का आरोप लगा रही है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाएंगे। राज्य पर सत्ता काबिज होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अनुमान प्रजातंत्र के अंदर लगाने का सबको अधिकार है। ये हमारा अधिकार है और फंडामेंटल राइट है कि आप कुछ भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन के पीछे ठोस अगर आपके विचार नहीं है तो वो एक प्रकार से उपहार बन जाता है। मैं समझता हूँ कि बघेल जी अपनी एक दुनिया में खोए हुए हैं। उनको लग रहा है कि वो शायद जीत रहे हैं, पब्लिक की ऐसी ओपिनियन सरकार में है वो वहां पर। लेकिन हमने भी वहां पे 15 साल सरकार किया है, वहां पे सेंट्रल स्कीम्स आई हैं और जिस प्रकार से बघेल सरकार के अंदर बिल्कुल लिप्त है। अभी आपने देख लिया किस प्रकार से महादेव जुड़ रहे हैं, एक जूस वाला 250 करोड़ रुपए शादी में खर्च कर रहा है, फिल्मी कलाकारों को लाकर दुबई में उनका मनोरंजन कर रहा है, और जो बीच में एजेंट है जिसने 508 करोड़ रुपए आपको ये चंदा दिलवाया है। तो ये तो तार बहुत बिल्कुल साफ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसी महादेव ऐप को लेकर के तो अभी आपने सुना होगा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उस गाड़ी की जांच क्यों नहीं हो रही है, जो जांच एजेंसियां हैं उस गाड़ी की जांच क्यों नहीं कर रही है, किसकी गाड़ी है। 508 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है कि हमें दे दिया गया। भाई 508 करोड़ का वो जिक्र तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का पैसा तो नहीं था। भूपेश बघेल अभी तंज कस रहे थे, आपने सुना होगा। मुझे बताइए, 250 करोड़ की जो शादी हुई है दुबई में और जो हवाला से पैसा आया है, जिसको लेकर के ये तो अभी एकदम चुनाव के आसपास तो शुरू हुई, ये कार्रवाई शुरू हुए तो कई महीने हो गए और उस कई महीनों के अंदर छत्तीसगढ़ से तार नजर आ रहे हैं। सुरक्षा और सहयोग मिला है तो जग जाहिर है। तो ये तो अभी धीरे धीरे पानी का पानी हो जाएगा। ये तो ठीक है, इनको मनगढ़ंत आरोप लगाने के लिए इनका अधिकार है, लेकिन सच्ची यही है कि करप्शन वहां पर बहुत हाई स्केल में हुआ है। जीएसपीसी में जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें हाईकोर्ट ने अभी जो रोक लगाई है 13 कैंडिडेट्स को लेकर के, इस प्रकार से वहां पर लूट खसोट हुई है, गोबर में लूट खसोट हुई है। तो मतलब यहाँ तक इनका तो जो है करप्शन का जो इतिहास है वो इतना लंबा है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। 540 करोड़ कोल का, 2000 करोड़ शराब में घोटाला, 25 रुपए की लेवी लगाई है। तो कौन सा ऐसा स्थान है जो बघेल सरकार ने छोड़ा बिना धोए हुए। तो ये कहना मैं समझता हूँ कि बहुत ही उनके लिए अपरिपक्व होगा इस समय, और वो अपनी माहौल बुलाना चाहे दूर बातें। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने खुल करके बोला है कि ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार से घिरी हुई है और इनका जो है पूरी पोल खुल चुके हैं देश के सामने, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। और चलिए ठीक है, इस सवाल का, आपके इन सवालों का जवाब मैं इकराम संधू जी से लूंगा, लेकिन ठीक है, एक छोटा सा सवाल है। आपको विकास का विचार बताऊंगा। नहीं, हाँ आएंगे सेकंड राउंड में आएंगे। अब मुकेश त्यागी जी भी बहुत समय है, आएंगे सेकंड राउंड पे। एक सवाल ये है कि अमित शाह जी पंडरिया गए थे जब वहां पर विधानसभा चुनाव को संबोधित करने, रैली को संबोधित करने, तब वहां पर उन्होंने एक चुनौती दी थी भूपेश बघेल को, और चुनौती यह थी कि भूपेश बघेल केंद्र की सरकार से कामों का ब्यौरा मांगते हैं कि काम सरकार ने क्या, केंद्र की सरकार ने क्या काम किया है, 15 साल राज्य में सरकार रही क्या काम किया है। तो उन्होंने चुनौती दी कि खुले मंच में बहस हो जाए। भूपेश बघेल ने उसको स्वीकार कर लिया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक सोफे की फोटो उन्होंने शेयर की है, जिसमें एक तरफ भूपेश बघेल और एक तरफ अमित शाह के नाम की ये चिट लगी हुई है। वो उन्होंने कहा है कि हमने शाह साहब की चुनौती की स्वीकार किया है। क्या अब ये खुली डिबेट होगी क्या? त्यागी जी। अच्छा देखिए, ऐसा है कि डिबेट हम लोग उनको नहीं बुलाते हैं। आइए तो आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। पहले 15 साल में जब हम लोग सरकार में आए थे तो 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज है। वो किसकी देन है? भारतीय। अब आप देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज 14 थे, वो 50 हो गए। इससे पहले पॉलिटेक्निक 10 थे, वो 51 हो गए।
इसके अलावा 176 ITI बन गए, डेंटल कॉलेज बन गए, 84 जो है डेंटल कॉलेज बने। इसके अलावा पशुपालन के लिए वहां पे वेटरनरी इंस्टीट्यूट खोले। हम लोगों ने तो वहां पर इतने ज्यादा काम किए हैं 15 साल के अंदर, नो वंडर हम लोग जीते हैं। और वो जो है एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की थी, तो उसमें बघेल साहब पे मौका लगा, मौके चौका लगाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ये रिवर्स गियर शुरू लग गया है। बघेल साहब अब इस आपसे इसमें पावर में दोबारा से आएंगे। मैं समझता हूँ कि हमको मेजोरिटी मिलेगी, क्योंकि हम लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं और किसी को डिबेट करनी है। अरे आप हमसे डिबेट कर लीजिए, अमित शाह जी के आगे नहीं, मैंने तो इसलिए सवाल पूछा क्योंकि उन्होंने चुनौती दी, शाह साहब ने चुनौती दी और बघेल साहब ने स्वीकार की। तो वही मैंने आपसे जानना चाहा, दर्शकों को भी जानने का अधिकार है कि भाई चुनौती अगर दी गई है और दूसरी तरफ से अगर स्वीकार कर ली गई तो ओपन डिबेट तो होनी चाहिए। फिर हमारा बहुत साफ, बिल्कुल साफ कागज है और उपलब्धियों की जो है लड़ी लगी हुई है, सुनामी लगी हुई है। हमारे पास तो इतना कुछ बोलने के लिए, तो कहीं ये ना हो कि अल्टीमेट राउंड आते आते वो विड्रॉ कर ले। जरा उनको आप सजेशन दीजिए। चलिए, नहीं हम सजेशन, ठीक है, इकराम संधू जी से पूछ लेते हैं। इकराम संधू जी, स्थिति ये है कि 15 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल दी और छत्तीसगढ़ को बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी का लगातार हर संबोधन में जिक्र हो रहा है इस दौरान। तो छत्तीसगढ़ को जिसने बनाया है वही विकास कर सकता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात कही जा रही है। और आकंठ भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार यानी भूपेश बघेल सरकार डूबी हुई है। अभी महादेव ऐप का जिस तरीके से मामला आया, कैसे जनता आपके साथ जाएगी, कैसे जनता आपको प्यार देगी, कैसे जनता आपको मतदान करेगी और आप एक बार फिर से सत्ता में आने की जो दावा करते हैं, दम भरते हैं, कैसे? नमस्कार योगेश जी। जी, अब हमने बात शुरू किया महादेव ऐप की, तो महादेव ऐप की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की। मार्च इस साल के अंदर हमने 470 जगह पे रेड किया, लैपटॉप्स पकड़े, कैश पकड़ा। इसके ऊपर सारी कार्रवाई राज्य सरकार ने की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? उसके जो ओनर्स हैं वो दुबई में बैठे हैं, उनके लिए इन्होंने नोटिस भी नहीं निकाला। दूसरी बात, उस ऐप को इन्होंने परसों बैन किया। इतने महीनों से घोटाले की बात चल रही है, उस ऐप को उन्होंने बैन तक नहीं किया था। जो ये आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन से 4 दिन पहले के 508 करोड़ रुपया बघेल को दिया गया। अब 508 करोड़ रुपया कोई जेब में तो चला नहीं जाता। अगर आप मान लो कैश भी है, इसके अंदर एक पूरा फोरेंसिक एविडेंस, भैया इस डेट को मैंने 10 करोड़ दिया, इस डेट को इस आदमी को मैं 20 करोड़ दिया। आप एक आदमी को आके, जो कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, आप झूठी मूठी उससे महादेव ऐप का ओनर बना देते हो, जब आपकी ईडी ने पहले कहा कि वो उसका एम्प्लॉई है। अब आप कह रहे हो कि वो ओनर है, और वो ये सारी चीजें कह रहा है, और आप ये मुकेश बघेल साहब के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, और सारी दुनिया समझती है। आप ये सोचिए, छत्तीसगढ़ में आप आज निकल गई, आज बस्तर में वोटिंग हुई है, लोगों से ये सवाल पूछा गया, एक आदमी ने नहीं कहा कि वो इस एलिगेशन के ऊपर कोई तूल देता है या समझता है कि इसके अंदर कोई सच्चाई है। सबको पता है कि ये, और यही मेन बात है आपकी बीजेपी कि सिर्फ जुमलाबाजी होती है हर बात पे, जिसे कहते हैं सब्सटेंस किसी चीज में नहीं होता। तो आपने कहा महादेव ऐप को केंद्र सरकार ने बैन नहीं किया, इसके पहले राज्य सरकार भी तो कदम उठा सकती थी। आपने कहा कि राज्य सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने सबसे पहले जांच शुरू की, कार्रवाई करना शुरू किया। तो सरकार, राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं था? राज्य सरकार क्यों शांत बैठी थी? क्यों ऐप ये चलता रहा लगातार और इसमें सट्टेबाजी लोग खेलते रहे? सट्टेबाजी का पैसा, दुबई से पैसा आ रहा है। बताइए, स्मृति ईरानी तो सड़कों पर घूम रही है, कह रही दुबई से पैसा मंगाया जा रहा है भूपेश बघेल के चुनाव में खर्च करने के लिए। सर देखिए, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब जो दुनिया के पैसे लगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग तो इसके ऊपर पैसा नहीं लगा रहे थे, हिंदुस्तान राज्य की के लोग यहां पैसा लगा रहे थे। आप बताइए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब एक चीज पूरे नेशनल लेवल पे हो रही है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है। बट छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश में भी रेड किया, उड़ीसा में भी अपनी टीम भेजी और रेड किया। एक स्टेट गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो किया, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, सीबीआई, ईडी, ये सिर्फ इन्होंने ऑपोजिशन के लीडर्स को तंग करने के लिए रखी है। जो एक्चुअल और रियल केस होता है वहां तो इन्हें यूज ही नहीं किया जाता।
आज तक आप बताइए, आपके यूएई के साथ एक्सीलेंट रिलेशनशिप है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज से कुछ साल पहले यूएई के प्रिंस है, उनकी बेटी को हमने गोवा के तट से वापस उनके मुल्क भेजा था। आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है दुबई के साथ, अगर आप आज रिक्वेस्ट भेजें, ये दोनों आदमी 24 घंटे के अंदर वापस इंडिया भेजे जाएंगे। अगस्ता वाले केस में मिस्टर माइकल को भेजा कि नहीं भेजा उन्होंने? नहीं, लेकिन ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं जनता के बीच में जा कह रहे हैं, मेन तो चुनाव है ना, चुनावी माहौल में आप भी इस बात को जानते हैं, महादेव महादेव करके तो पूरा भारतीय जनता पार्टी ने आप पर इतने सारे आरोप लगा दिए। जनता के बीच में महादेव ऐप का जनता बच्चा जान गया है। ये जो सारे मामले बता रहे हैं आप, ये जनता के बीच में तो है नहीं। रमन सिंह कह रहे हैं कि हम 14 सीट जीतने जा रहे हैं 20 सीटों में। आप कह रहे हैं रमन सिंह अपनी सरकार नहीं बना, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। रमन सिंह जी 14 सीटें 90 में से जीत जाएं तो गनीमत है उनके लिए। आप 3 तारीख को मुझे भी प्लीज बुलाइए, हाँ। त्यागी जी को भी बुलाइए, हम ये प्रोग्राम करेंगे। और मैं आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 3/4 सीटें फिर कांग्रेस की ही आएंगी छत्तीसगढ़ के। चलिए ठीक है, आप ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि 90 सीटों में 14 सीटें, और जबकि रमन सिंह कह रहे हैं कि हम 20 सीटों में 14 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये एक बड़ा दावा है, लेकिन ठीक है, आम आदमी पार्टी का क्या रुख होगा, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है, इस पर ये भी जान लेते हैं। नितेश जी, क्या करने जा रही है आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, छत्तीसगढ़ की जनता को मेरा नमस्कार। आज जिस तरीके से 60% से अधिक वोट पोलिंग हुई है, ये दर्शाता है कि बहुत बड़े बदलाव की तरफ छत्तीसगढ़ चल चुकी है, निकल चुकी है। और आम आदमी पार्टी का तो शुरू से ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी वो जहां जाती है अपने मुद्दों पे, बिल्कुल अपने मुद्दों के आसपास ही वो चुनाव करती है, ना तो मुद्दों से हटती है और ना ही उसके विपरीत कोई ऐसी चीजों पे आती है। हमारा सिंपल सा मुद्दा वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो जरूरत की चीजें हैं, एक आम आदमी की जरूरत की चीजें, हम उस पे अपनी चुनाव का एजेंडा रखते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में भी अपने पहली बार हम छत्तीसगढ़ गए हैं, हमने अपने कैंडिडेट्स को उतारे हैं और जिस हिसाब से हमारे पास अभी रुझान आ रहे हैं, कई सारे हमारे फीडबैक्स आ गए ग्राउंड से, कई सारे लोगों की जो जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा लगता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा कुछ होने वाला है और ये एक अच्छे बदलाव की तरफ और तीसरी पार्टी को एक छत्तीसगढ़ की जनता विकल्प के तौर पे हमें चुनने के लिए बिल्कुल बेकरार है। चलिए, आप बदलाव की बड़ी उम्मीद रखें, लेकिन नीतीश जी, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि मान लीजिए 1-2 सीट भी आ जाती है आम आदमी पार्टी की और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कुछ डामाडोल होता है, मान लीजिए कि वो बहुमत से थोड़ा बहुत आगे पीछे रहते हैं, तो कांग्रेस के साथ राज्य में भी अलायंस करने की पूरी तैयारी बन चुकी है आम आदमी पार्टी की नहीं? यदि 1-2 सीटों का भी, क्योंकि आप तो अभी हर मंच से कहते हैं कि नहीं साहब, केंद्र में हमारा अलायंस है, राज्य में नहीं है। नहीं, बिल्कुल, अभी चूंकि राज्य में किसी प्रकार के अलायंस की ना तो कोई घोषणा हुई है और ना ही इस तरीके की कोई बात है। और मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को के बारे में बस यही कह सकता हूँ कि वो बहुत ही समझदार और बहुत होशियार है। उस तरह पैदा करेगी जिससे कि कांग्रेस को दिक्कत हो और भाजपा को ना, हमारे को और आपको। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, मैं आपके सवाल का छत्तीसगढ़ की जनता पे डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस तरीके कोई आंकड़े प्रस्तुत करने के मौका देगी। तो मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है? नहीं, हम सरकार बना रहे हैं, हमने तो कांग्रेस की बात ही नहीं की। हमने कहा जी हम सरकार बना रहे हैं, हमें बहुत अच्छा रुझान। अरे आप कहाँ सरकार बना रहे हैं? खैर ठीक है, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम लगभग सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी लड़ रहे हैं। मिजोरम में 4 सीटों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी हमारा समर्थन है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग 26 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, क्या स्थिति नजर आ रही है आपके मुताबिक? क्योंकि मतदान संपन्न हो गया, छत्तीसगढ़ में 20 सीटें और ये 20 सीटें, यहां पर एक सवाल और मेरे जहन में आ गया है। ये 20 सीटों को लेकर के ये कहा जाता है कि ये सेंसिटिव क्षेत्र है, यहां पर जो गतिविधियां होती हैं उस वजह से एक चरण में 20 सीटों को निपटाया जाता है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम ये कहेंगे कि नक्सलवाद यहां पर एक क्षेत्र में है और इस वजह से एक चरण में मतदान कराइए 20 सीटों का, दूसरे चरण में हम 70 सीटों का निपटा लेंगे? यह भी चुनाव में बड़ा इफेक्ट करता है, यह भी एक चुनावी हथकंडा है। कब इससे छुटकारा मिलेगी छत्तीसगढ़ की जनता को, क्या लगता है आपको? देखो जी, इन 20 सीटों पर 150 बटालियन फोर्स लगाया गया है
और 2018 में इन्हीं 20 सीटों पर 220 बटालियन लगाई गई थी। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि नक्सलवाद क्षेत्र कितना प्रभावित है। वो वहां नक्सलवाद के जो आका बैठे थे वही निर्णय करते थे कैसे सीटें जीती जाती हैं, कहां मतदान होगा कहां नहीं होगा। 2014 में बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार के बाद आने के बाद 2018 में जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर से 15 साल बीजेपी की सरकार रही वहां पर, तो निश्चित तौर से सत्ता विरोधी लहर रही होगी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जो आंकड़े अभी भारत सरकार की तरफ से जारी हुए या जो संसद में सवाल पूछा गया और जो केंद्र सरकार ने बताए, वहां में लगभग 70% नक्सलवाद में कमी आई है। तो क्या ये कमी का प्रभाव जनता महसूस कर रही है कि नहीं कर रही है, ये इन 20 सीटों का रुझान बताएगा। यदि इन 20 सीटों में बीजेपी को निश्चित तौर से बहुमत मिलता है, जहां 14 सीट की रमन जी बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि निचले स्तर तक, जनता तक, जमीनी स्तर तक नक्सलवाद का जो प्रभाव था वो कम करने में बीजेपी केंद्र सरकार ने जो सहयोग किया या जो अभियान वहां चलाया, उससे जनता ने संतुष्ट महसूस किया। यदि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि पिछला जैसा ही रिकॉर्ड रहता है, तो समझिए कि सब हवाई चीजें थी। नक्सलवाद आज भी प्रभावित है और जो कुछ आंकड़े बताए जा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं। जनता ने उसको महसूस नहीं किया, जनता ने उसका एहसास नहीं किया, इस वजह से जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। नहीं तो राज्य का फिर क्या योगदान रहेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज भी कह रहे थे कि जहां जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार होती वहां पर नक्सलवाद, आतंकवाद ये फलता फूलता है, बढ़ावा मिलता है, और अगर वहां पर कम हुआ है नक्सलवाद आंकड़ों के मुताबिक भी और कांग्रेस को फायदा होता है, तब फिर क्या होगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। देखो, मैंने सबसे बड़ा शब्द कहा, जनता इसको महसूस करती है कि नहीं करती है। योगेश जी, जनता महसूस नहीं करती है। जनता को एहसास इस बात का नहीं है कि नक्सलवाद कम होने से हम जो प्रभावित होते थे या हमारे परिवार जो प्रभावित होते थे वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जनता वोट नहीं करेगी। यह लगता है जनता को कि निश्चित तौर से जो प्रभाव नक्सलवाद के माध्यम से उनको किया जाता था, प्रभावित किया जाता था, यदि उसमें कमी नहीं आई है तो आंकड़े कुछ भी बोले, आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर से, क्योंकि मैं भी जब रमन जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने भी वहां 2-3 बार दौरा किया है। निश्चित तौर से जब कुछ हम लोग एडिटर्स वहां गए थे तो प्रभावित बहुत था वहां क्षेत्र। हम 2 क्षेत्र का वहां दौरा करना चाहते थे, लेकिन सरकार की तरफ से उसमें मना किया गया था कि आप उधर नहीं जा सकते हैं, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र और वहां कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो आंकड़े अभी संसद सत्र बीच में चला था तो सवाल पूछा गया था, तो उसमें सरकार ने कहा कि 70% से ज्यादा, 72 या 70% के आसपास नक्सलवाद में कमी आई है। जो भारत सरकार ने वहां अभियान चलाया, तो वो जनता उसको महसूस करती है कि नहीं करती है। और कई चीज में आप देखेंगे, अभी जो सर्वे निकल के आए, उस सर्वे में भूपेश सरकार को शाबाशी भी मिली है। यदि आप सड़कों को लेकर के कहेंगे तो निश्चित तौर से मानेंगे कि 56% लोगों ने कहा कि बहुत सुधार हुआ है। यदि बिजली को लेकर के कहेंगे तो 64% लोगों ने कहा कि निश्चित तौर से पहले से सुधार हुआ है। ये सरकारी कब से कब के आंकड़े, कौशिक जी आप कब से कब के आंकड़े बता रहे हैं? नहीं, किस कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? चुनाव के समय पे जो अभी सर्वे हुआ, उसकी बता रहा हूँ। नहीं वो अच्छा, चुनावी सर्वे जो एजेंसियां की हैं, जो उल्टा आप लेंगे योगेश जी, ये 4-5 चीजें तो जनता ने बहुत अच्छी बातें कही इस सर्वे में। लेकिन जनता ने कहा महंगाई रोकने में कामयाब हुए कि नहीं हुए, तो 76% बोलो माने कि नहीं हुई। 76% लोगों ने माना कि निश्चित तौर से महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी आप देखेंगे 60% लोगों ने कहा वहां की बेरोजगारी बढ़ी है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं वहां पर, बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब सवाल वहां की जनता से पूछा गया तो 62% लोगों ने कहा भ्रष्टाचार बढ़ा है छत्तीसगढ़ में। तो अब इसके जो चीजें निकल के आती हैं, हम लोग जो सर्वे करते हैं, कराते हैं, निश्चित तौर से उसके माध्यम से वोट मिलता है कि नहीं मिलता है। कई मामले में भूपेश सरकार की पीठ ठोंक रही है सरकार, जनता कई मामले में कह रही है कि नहीं, स्थिति बहुत खराब हुई है। तो अब ये जब आंकड़े खुलेंगे 3 दिसंबर को, निकल के आएगा, तब पता चलेगा वास्तव में क्या हकीकत क्या है। लेकिन जो अब महादेव ऐप का जो जिक्र किया आपने, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, मैं थोड़ा सा अलग हटके कहूंगा, यदि वहां की सरकार ने जांच की तो भारत सरकार से सहयोग क्यों नहीं मांगा? क्योंकि प्रदेश सरकारों की सीमाएं बहुत सीमित होती हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो चर्चा नहीं कर सकती,
प्रदेश से आप बाहर रहेंगे तो दूसरे के प्रदेश की सरकार आपको सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि भूपेश जी की सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियों को रिकमेंड करती या आग्रह करती तो मुझे लगता है कि हाँ, निश्चित तौर से बात कुछ आज और हो रही होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब प्रदेश सरकारें जांच कराती हैं और उसमें कुछ अपने लोग होते हैं तो जांच के माध्यम से अपने लोगों को क्लीन चिट देने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे व्यायाम घोटाला हुआ, हाँ। आज तक नहीं खुल पा रहा है। कई सरकारें आई और हर सरकार ने जांच पड़ा हुआ, उलझा पड़ा, सही कह रहे हैं क्या किया जी, किसी को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इकराम जी जवाब दीजिए आप। इसी बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि केंद्र सरकार से हमने इस चीज के अंदर मदद नहीं मांगी। 24 अगस्त को भूपेश बघेल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप सुन लीजिए, और उनमें उन्होंने दो ही चीजें मांगी थी कि एक, आप एक्स्ट्रेडिशन करवाइए इन दोनों आदमियों की दुबई से, और दूसरी, सेंट्रल एजेंसीज को सीरियसली ये महावीर ऐप के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, महादेव ऐप के बारे में। ये उनकी 24 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, कोई पत्राचार भी हुआ, इकराम जी की, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी गई बात? मतलब जब चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब मेरे पास इस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बट उसकी बाइट्स हैं जिन्होंने उन्होंने दो चीजें कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सट्रेडिशन करनी चाहिए। कभी भी सरकारें, गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिकमेंड थोड़ी करती हैं। अरे भाई, एक संवैधानिक देखिए एग्जैक्टली शायद छत्तीसगढ़ पुलिस ने लिखा भी होगा सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को, मुझे नहीं पता, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे को पता है, इसलिए मैं वो आपको यहां बता रहा हूं। नहीं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ठीक बात आप कह रहे हैं। देखिए कौशिक जी, कहने का तात्पर्य ये था कि कभी भी प्रदेश सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी चीजें रिकमेंड नहीं करती, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब आप नहीं, मैं भी ये कह रहा हूं कि शायद छत्तीसगढ़ पुलिस ने लिखा होगा होम मिनिस्ट्री को, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं गलत नहीं। अगर लिखा होता है, देखिए इकराम जी, अगर लिखा होता है तो अब तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी खुद बता देते कि राज्य गृह मंत्रालय ने जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और जांच की बात की है, सपोर्ट मांगा है, नहीं दिया। अब तक ये चीजें छुपने वाली थी। अभी तक तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप यही मुद्दा उठाते रहते, आप यही तुल देते रहते, लेकिन ऐसा भी कोई बयान आया नहीं सामने आपके किसी नेता का, ना मुख्यमंत्री का। आप दूसरी बात भी देखिए योगेश जी, जो दुनिया का पैसा लगा है, जो दुनिया ने बैटिंग किया, आदमी का पैसा इस ऐप में डूबा है, वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पैसा डूबा है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये इशू आया है तो उन्हें सीरियसली एक्सट्रेडिशन भी करानी चाहिए और पैन इंडिया बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं की। एक चूक रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अभी परसों तो इन्होंने ये ऐप बैन की है, और ये बात कब से चल रही है, ये तो बैन हो जानी चाहिए। ठीक है, मुकेश त्यागी जी, पहले तो ऐप बहुत पहले बैन हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है, महादेव ऐप का ये जो मुद्दा एंड चुनावी वक्त में उठा है, कितना बड़ा फायदा महादेव ऐप आपको पहुंचाने जा रहा है? नहीं, देखिए, हमारी वहाँ पे जमीनी स्थिति बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे जड़ें बहुत गहरी हैं। 15 साल हमने ऐसे ही वहाँ पे प्रशासन नहीं किया और बहुत सफलतापूर्वक किया। और जैसे सत्ता विरोधी हवा तो आती है तो उस बहाने इनको एक पावर मिल गई है, लेकिन अब इनका पर्दाफाश हो चुका है। देखिए, मैं आपको बताऊं, राजीव चंद्रशेखर का स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने लीगली इसका जवाब दिया है। जब इन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं बैन किया, तो इन्होंने औपचारिक रूप से कोई भी चिट्ठी केंद्रीय सरकार को नहीं लिखी है। अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, इसमें बिल्कुल स्टेट सरकार के पास ये पूरे अधिकार है कि कहीं अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, बैटिंग हो रही है, उसके बारे में संज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट को दें और उस पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करने की वो दें। लेकिन इन्होंने वहां पे चुप बैठे रहे। क्यों? अब आप मुझे बताइए कि जो पार्सल से 508 करोड़ रुपए मनीष के थ्रू माध्यम से आए हैं, वो तो इनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। तमाम ऐसे व्यक्ति संदिग्ध, और ईडी ने भी चार्जशीट में चौथे एक्यूज का नाम डाला। और आप बहुत जल्दी देख लेंगे सौरभ और वो जो उनके साथी हैं जो दुबई में छुपे बैठे, उनको भी एक्स्ट्राडाइट करके हिंदुस्तान में लाया जाएगा। ये और आज मुझे ये बताइए, 1.5 साल से इसका जो है शोध चल रहा है। ये अभी से नहीं चल रहा है चुनाव के पास में। अभी और भी एक्टर्स को भी ईडी ने नोटिस भेजा है, उसमें आपके बहुत सारे तमाम एक्टर्स के नाम है जिनको भेजा गया है। तो इस पर ये कहना कि साहब ये राजनीतिक प्रतिशोध है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोल्यूजन है विद महादेव। इसमें कहीं कोई शक या दो राय नहीं है।
और ये जो इन्होंने चुप करके अपने चुनाव के लिए बजट इकट्ठा करने की एक साजिश की है, जनता को जिस तरह से छला और लूटा है, बेचारे इनोसेंट लोगों को, कभी क्रिकेट का ऐप, कभी ये गेम, कभी वो गेम, और ये दुबई में बैठ के ऑफशोर में बैठ करके ये काम चलाते हैं। अगर एक पे बैन लगता है तो ये दूसरा क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर, और देखिए मैं आपको एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बारे में कुछ ज्ञान बता दूं कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंदर होता है कॉन्सेप्ट डबल क्रिमिनलिटी। अगर वो एक्सट्रेडिशन इतना आसान नहीं होता कि आपने एक चिट्ठी भेजी और उसने दूसरे दिन उनका प्रत्यार्पण कर दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी एक लीगल प्रक्रिया है, और डबल क्रिमिनलिटी को उसको डिफाइन किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि ये क्राइम यूएई में भी है और वहां पे भी है, तब जाकर के कहीं लीगल बेस होकर के तब एक्सट्रेडिशन कोर्ट के माध्यम से होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें प्रांतीय सरकार का हाथ बिल्कुल सीधा है। परोक्ष अपरोक्ष रूप से महादेव जो आदमी जूस बेचता था, वहां से एकदम संडे ने निकल करके 250 करोड़ की शादी करी है उसने, तो वो आपके कान नहीं खड़े हुए। आप पे प्रेस व्यक्ति देकर के पता नहीं, यही बात तो भूपेश बघेल पूछ रहे हैं कि तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई भी किसी भी कंपनी का कोई मालिक अपने एम्प्लॉय की शादी में इतना पैसा खर्च कर रहा है, और जिसको पहले ईडी बता रहे हैं कि एम्प्लॉय बता रही थी, आज उसको मालिक बता रहे हैं। ये बात तो भूपेश बघेल पूछ रहे हैं, वही बात आप पूछ रहे हैं। नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेट गवर्नमेंट सो रही थी क्या? इतना वहां का एक व्यक्ति, देखिए हल्ला हुआ, तमाम लोग वहां पे गए, वहां पे रणबीर कपूर गए, वहां पे तमाम नाच गाने हुए, वहां पर बीच में एक एजेंसी इन्वॉल्व है जिसके हवाले से पैसे, उनको भी ईडी ने नोटिस भेजी है। तो ये तो इतना बड़ा शोर शराबे में महादेव ऐप के लोगों ने कमाल किया, पब्लिकली इन्होंने तमाशा किया, 5,000 करोड़ कमाए इन्होंने गरीब लोगों से, और बघेल सरकार चुप बैठी रही। मतलब खाली एक स्टेटमेंट या एक लाइन स्टेटमेंट देने से अपने आप को एक तरीके से लीगल प्रोटेक्शन देने की जो साजिश है वो पब्लिक इन्होंने क्या नहीं किया। अगर आप करप्शन के खिलाफ है तो आप झंडा खड़ा करते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर के आप दुनिया भर के हल्ला करते हैं, आपके पास इतने प्रशासनिक अधिकारी हैं, चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखते, आप उनके प्रत्यार्पण के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। आपने क्या किया मुझे जरा बताइए, क्या प्रशासनिक? 1.5 साल से आपके कानों में जू नहीं रेंगी है। अभी अब सब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो आपने कहा भाई ठीक है हम जरा इसे बचा जाए। और कहां पे करप्शन नहीं किया बघेल सरकार ने? गुजरात, ये छत्तीसगढ़ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट में घपला किया है, हाईकोर्ट के ऑर्डर से उसके अगेंस्ट गोवर में किया है, तो तमाम तो ऐसे आपने कोयले के अंदर किया है। तो कौन सा ऐसा स्थान आपने छोड़ा जहां पे आपने 30% की सरकार? तभी हमारे अमित शाह जी कहते हैं ये कांग्रेस की ATM मशीन बन चुकी है, ये क्योंकि कांग्रेस के पास एक दुधारू गांव थी और इससे पैसा कर्नाटक से आप ये नारा लेकर के आए हैं 30% की सरकार, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में जोर शोर से उठाया था ये मुद्दा। अभी तो बल्कि कह रहे हैं 30 से बढ़कर के ये 50% पहुंच चुका है। हाँ। तो ये कर्नाटक से नहीं आया, इनको ये वाला ये छल मालूम था ना, तो इस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में इसका हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया। अच्छा, तो वहां पर आपको नुकसान हुआ, तो आज आप यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। नितेश जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो जोर शोर से सबसे ज्यादा जोर से उठाने वाली आम आदमी पार्टी वाकई में अपने आप को आम आदमी पार्टी ही बताती थी कि ये आम आदमी की पार्टी है, लेकिन आज भ्रष्टाचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मजबूती के साथ कैप्चर कर लिया है, पकड़ के रखा है कि सभी राजनीतिक दल को, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, पूरी तरीके से जनता के बीच में यही बता रही है कि ये सभी पार्टियां बिल्कुल करप्ट हैं और भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। कैसे पार पाएंगे आप अब? नितेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर रखा क्या आपने? नहीं, मैंने म्यूट। हाँ, अब आ रही है, अब बोलिए। भ्रष्टाचार की लड़ाई तरीके से आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, ये एक तरीके से उसी तरीके से वो लड़ाई है जो एक दुश्मन की लड़ाई होती है, जो जिसे पता होता है कि मैं सारी लड़ाई हार सकता हूं और अगर मैं जब तक छल ना करूं। लड़ाई जब तक खुले मैदान में दोनों पक्ष आमने सामने और निष्पक्षता से हो तो ज्यादा अच्छा है। वो सरकारी तंत्रों का उपयोग करके अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रही है तो इसको मेरा मानना है कि ये गलत है और ये किसी भी लड़ाई के विपरीत है। अब आप चाहे इसको छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए इलेक्शन के समय ईडी को एक्टिव करना, या दिल्ली में ही देख लीजिए जब तक ये विपक्षों को किस तरीके से दबाना, ये एक लड़ाई नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक शोध हो रही है, जो कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं ये अपने हथकंडे और मजबूती से यूज करते जा रहे हैं। और ईडी जैसे निष्पक्ष एजेंसी को इस प्रकार से एक राजनीतिक हथकंडा बना देना,
ये कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं है, और मेरा मानना है ये लड़ाई का इतिहास भी नहीं है। लेकिन खैर, इन्होंने लड़ाई का ऐसा काला पन्ना, इतिहास का ऐसा काला पन्ना तैयार करते जा रहे हैं जिसकी शायद जब भविष्य में कभी इसके पन्ने पलटे जाएंगे, इसका परिणाम बहुत ही गंभीर और बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप पंजाब में अगर कोई कार्रवाई करते हैं कांग्रेस के विधायक के खिलाफ, पुरानी कार्रवाई को लेकर के फिर उसको उखाड़ देते हैं, तो आप कहते हैं भाई वो एजेंसियों का काम है, वो राज्य की एजेंसी ऐसी भी काम है, वो अपना निष्पक्ष होकर काम कर रही है, जांच कर रही है, उसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। आप ये कहते हैं कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है, और अगर ये केंद्र की एजेंसियां जांच करती हैं तो आप कह रहे हैं बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब अमरिंदर जी की सरकार थी उस समय, सबसे पहले तो समझिए कि जब बादल जी की सरकार थी उस समय उन्होंने, उनके खिलाफ शिकायत आई थी, और उसके बाद जब अमरिंदर जी की सरकार थी तब FIR दर्ज हुआ था। हमने तो उस प्रक्रिया को सिर्फ आगे बढ़ाया, और ये बात अच्छे से पता है, जो कानून के थोड़े बहुत जानकार हैं, हमें तो उसके चलान कोर्ट में प्रस्तुत करने थे, हमने उसकी कार्रवाई करके कोर्ट में प्रस्तुत करा। आगे का कार्रवाई कोर्ट का है, हम इनकी तरह नहीं करते कि भाई साहब अगर हमारे में शामिल हो गए तो हमारे वॉशिंग मशीन में धुल गए। जो कोर्ट की प्रक्रिया है, जो न्याय की प्रक्रिया है, उसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं होती। कानून के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करते, कोई मजाक नहीं करते। बिल्कुल जो संवैधानिक तरीके हैं, हम उस संवैधानिक तरीकों पर चलते गए। हमारे खुद के ही नेता क्यों ना हो, भ्रष्टाचार में हमने अपने मंत्री को जेल में भेजा है, इनके एक भी उदाहरण पेश करें। भ्रष्टाचार में हमने विधायकों को, अपने विधायकों को जेल भेजा, चाहे हमारी सरकार हो, क्योंकि हमारे लिए वहां की जनता इंपॉर्टेंट है, जनता का भरोसा इंपॉर्टेंट है। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन जो दिल में जो वहां की जनता ने हम पे भरोसा दिया, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो हमारा ही व्यक्ति को ना, हम उसको भ्रष्टाचार में अगर पाते हैं सबसे पहले जेल भेजते हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण हमारी पार्टी में आपको देखने को मिलेंगे। तो जब हम अपने लिए जब एक तरफा नहीं सोच सकते तो दूसरे के लिए कैसे सोचेंगे? भ्रष्टाचार में, नशे में हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने आपको कई बार कई अलग अलग पटलों पे एक स्पष्ट तौर पे बात कही है। हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं और हम कट्टर ईमानदार समर्थक हैं। ठीक है, आप कट्टर ईमानदारी का टैग अपने ऊपर लगाए हैं, लेकिन बीजेपी कट्टर बेईमान पार्टी आपको साबित करने में जुटी हुई है। कौशिक जी, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का अगर हम जिक्र करें तो भ्रष्टाचार के साथ ही धान खरीदी, बोनस, ये सारे मुद्दे भी वहां पर अहम नजर आ रहे हैं, और जनता को ये मुद्दे भी मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावित करेंगे भ्रष्टाचार से ज्यादा, या फिर भ्रष्टाचार या महादेव ऐप, ये जो सारे मामले तमाम सारे लाए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से, वो प्रभावित करेंगे। मुझे लगता है हर एक मुद्दा प्रभावित करता है, और 15 साल तक यदि किसी पार्टी की सरकार रहती है और उसके बाद यदि कांग्रेस की सरकार आती है और एक भी नेता को जेल न भेज पाए, जो 2018 का चुनाव हम लोगों ने भी कवरेज किया, जो आरोप रमन सिंह पर लगाए गए, रमन सिंह के मंत्रिमंडल पर लगाए गए, तमाम अधिकारियों की संलिप्तता की बात तो उस समय कही गई, निश्चित तौर से मुझे लगता है कांग्रेस को एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी। 5 साल में आप इतनी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए जिससे आप दिखा सकें कि 15 साल में बीजेपी ने कोई घोटाला किया, कोई असंवैधानिक काम किया, जिसको आप सिद्ध नहीं कर पाए, तो ये केवल मैं कहूंगा सिर्फ राजनीतिक बातें थी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई, इतनी तो मुझे लगता है बीजेपी भी सीटें लेकर के नहीं आई जितनी सीटें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। और जो बघेल साहब बार बार इस बात को लेकर के कहते रहे, अभी आपने देखा होगा चंद्रबाबू नायडू को स्टेट की एजेंसी ने जेल भेजा है, तो ये आप नहीं कह सकते, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, तो कोई भी पार्टी ये कहने से नहीं बच सकती कि केवल केंद्रीय एजेंसियां ही जेल भेज सकती हैं। यदि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं किसी भी स्टेट में हो, तो निश्चित तौर से वो जेल जाने चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहता रहा हूं हर डिबेट में, यदि बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है तो कम से कम इस देश में 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की सरकार है। बिल्कुल। क्यों सीबीआई जांच की सिफारिश आप लोग नहीं करते? इस देश के संविधान ने मुख्यमंत्रियों को सीबीआई जांच का अधिकार दिया है कि सीबीआई जांच वो किसी भी प्रकरण में करा सकते हैं। तो क्या केंद्र सरकार को ये रिकमेंड नहीं कर सकते एक बड़ी फेरिस्ट लिस्ट बना करके बीजेपी के नेताओं के खिलाफ? और दूसरा, मैंने चंद्रबाबू नायडू का भी इसलिए जिक्र किया कि स्टेट की एजेंसियां भी बहुत कमजोर नहीं होती। यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई कितना भी बड़ा नेता रहा हो, कितनी बार का भी मुख्यमंत्री रहा हो, वो जेल जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी राज्य में बीजेपी नेता के खिलाफ, और सिर्फ आप ये चिल्ला रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है,
तो पिछले 2.5 दशक से तो 3 दशक से तो मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि ईडी सीबीआई, मुलायम सिंह यादव ने कितनी बार मंचों से कहा कांग्रेस हमको सीबीआई से डराती है। अभी आपने गृह मंत्री जी का भी बयान सुना होगा, कहा होगा सीबीआई हमसे धमकाती थी कि प्रधानमंत्री का नाम ले लो, वो मुख्यमंत्री थे तब। तो ये सब आरोप तो लगते रहते हैं, तो ये अब जनता इसमें ऊब गई है आरोप से। लेकिन जनता अब मुझे लगता है समझ भी गई है कि ये लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या कर रही हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार कर रही तो राज्यों में भी आप कह रहे हैं ठीक है, उनको तमाम सारे अधिकार मिले हैं जिनका उनका प्रयोग करना चाहिए। और जनता इन सारे मुद्दों को लोग मुझे लग रहा है अब समझ रही है, और इन्हीं मुद्दों के सहारे ही अब जब मतदान केंद्रों पर जाती है तो वो सब समझती है कि किसको मतदान करना है और कौन हमारा हित कर पाएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा इन 5 राज्यों के चुनावी शोर में सबसे जोर से उठाया जा रहा है, यही देखने को मिल रहा है कि जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी तरीके से घेरने में जुटी हुई है। लेकिन जनता के बीच में ये मुद्दे कितने अहम होंगे या फिर उनके अपने मुद्दे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके ऋण माफी जैसे मुद्दे कितने अहम होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। 3 तारीख को साफ हो जाएगी तस्वीर कि आखिर किस राज्य में कौन सत्ता पर काबिज हुआ, जनता ने किसको प्यार दिया। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।